नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। आज हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ेंगे। इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम 3 में हैं, जिसका की शीर्षक है सेवा क्षेत्र, जिसमें हम सेवा क्षेत्र में जो बहुत सारे जो ऐसे व्यवसाय होते हैं, ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि व्यवसाय की सेवा करते हैं, मतलब व्यवसाय की हेल्प करते हैं। तो उन जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पाठ 9 इसका पढ़ने वाले हैं, जिसका की शीर्षक है बैंकिंग सेवाएं। तो बैंकों के बारे में आपको पता होगा, बैंक में आप कई बार गए भी होंगे। तो हम लोग बैंकिंग बैंक जो सेवाएं देते हैं, जिससे कि वो व्यवसाय की मदद करते हैं, व्यवसाय के साथ साथ जो आम जनता है, जनसाधारण है, उसकी भी सहायता करते हैं। तो उन सेवाओं के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को अपने ऐसे साथियों के साथ शेयर करें जो कि NIOS या किसी और हिंदी बोर्ड से जो व्यवसाय अध्ययन विषय है वो पढ़ रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बैंक का क्या अर्थ हो। बैंक एक ऐसी संस्था है जो क्या काम करती है, जो लोगों से पैसा लोगों का सुरक्षित रखती है और लोगों को जब भी आवश्यकता होती है तो उनको वापस निकालने का भी आश्वासन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने पास पैसा ना रखकर बैंक में अगर पैसा रखता है तो वो सेफ रहता है और साथ साथ उसको उस जो पैसा है उसके ऊपर ब्याज की प्राप्ति होती है, जो कि एक आय की तरह है। जो प्राचीन काल में जब लोग कुछ पैसा कमाते थे, कुछ मुद्रा अर्जित करते थे, तो वो लोग अपने ही घरों में उसको सुरक्षित रखते थे और अपने घरों में ही उसकी बचत करते थे। तो उस समय कई प्रकार के जोखिम का वो सामना करते थे। कई बार हो सकता था आग लग जाए या कोई उस पैसे को लूट ले। तो इस प्रकार से कई सारे जोखिम थे जिनका कि वो सामना करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे बैंकिंग का उद्भव हुआ और लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करने लगे और उस जमा पैसा उन्होंने किया, उसके उनको सुरक्षा के साथ साथ उसके ऊपर एक आय भी प्राप्त होने लगी। तो इस प्रकार से जब बैंक शुरू हुए, बैंकिंग सेवाएं शुरू हुई, तो उन्होंने लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया। लोग अपना पैसा बैंकों में रखने लगे और एक विश्वास बैंकों पर करने लगे। बैंक का क्या अर्थ होता है? बैंक सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई संगठन, ऐसा संगठन जो क्या कर सकता हो, अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार कर सकता हो, साथ साथ ब्याज का भुगतान कर सकता हो। जो ब्याज का भुगतान करता हो, जो वो रकम ले रहा है, जो जमा स्वीकार कर रहा है, उस पर ब्याज का भुगतान करता है। चेकों का समाशोधन करता है, मतलब जो चेक आपने देखा होगा, एक चेक एक सुविधा होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी की सहायता से आप लोग पैसे का लेन देन कर पाते हैं। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो आप नकद ना देके उसको एक चेक के माध्यम से दे देते हैं, जिसका कि समाशोधन वो करवा सकता है किसी बैंक में उस चेक को जमा करके, मतलब उसको क्लियर करवा सकता है। समाशोधन का मतलब है क्लियरेंस। इसके पश्चात है बैंक ऋण देता है, ऐसा संगठन जो ऋण देता हो, चेकों का समाशोधन करता हो, ब्याज का भुगतान करता हो, वित्तीय लेन देनों हेतु मध्यस्थ का काम करता हो, मतलब एक बिचौलिए का काम भी करता हो, पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। इसी प्रकार से अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता हो तो उसे बैंक कहते हैं। जो ये सारी सुविधाएं कराता है उपलब्ध, उसको बैंक कहा जाता है और खास तौर से वो सरकार द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए। यानी कि बैंक को सरकार से प्राधिकृत होना जरूरी है। सरकार के पास उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका लाइसेंस सरकार द्वारा मिलता है। जो सरकार होती है वही केवल बैंकिंग का जब लाइसेंस देती है तभी आप बैंक खोल सकते हैं। बैंक आपको पता है कि जमा स्वीकार करता है। तो जमा किस लिए करते हैं लोग? हो सकता है वो कुछ बड़े खर्चों के लिए कुछ धन बचा कर रखना चाहते हो और उसको जमा करते हो। इसी प्रकार से कुछ लोग क्या कर सकते हैं, घरों में ही पैसे को जमा रखते हो। जैसे प्राचीन काल में मैंने आपको बताया कि रखते थे लोग, उसको होर्डिंग कहते हैं। तो उसमें जोखिम होता था, चोरी डकैती या अन्य किस्म की घटनाओं से होने वाली हानि का जोखिम होता था। तो ऐसी स्थान की आवश्यकता हुई जहां वे अपनी बचत सुरक्षा सहित जमा कर सकें। तो इस प्रकार से जो बैंक है वो प्रकाश में आए, बैंकों का उद्भव हुआ। तो इस आश्वासन के साथ ही वे अपनी जमा राशि से आवश्यकता पड़ने पर पैसे निकाल भी सकते हैं। मतलब दोनों चीजें हैं, सुरक्षा भी है, आपका पैसा सुरक्षित है और आप जब चाहेंगे तब उसको वापस ले सकते हैं। तो बैंक एक वैध संस्थान है। वैध मतलब लीगल है, ये कानूनी रूप से सही है। संस्थान है जो कि जमा धन स्वीकार करता है और मांग पर निकासी करता है। जब आप मांगेंगे तब आपको वापस भी दे देता है।
इसी प्रकार से हुंडियों की राशि की वसूली करना मतलब जो बिल, जैसे कोई आदमी किसी के लिए काम करता है, उसको अपना बिल रेज करता है, तो बिल का मतलब होता है कि मैंने आपका ये काम कर दिया, अब आप मेरे को इस बिल के अगेंस्ट भुगतान कर दें। तो उस बिल के भुगतान भी बैंक प्राप्त कर सकता है। तो बैंक की राशि की वसूल, जो बिल की राशि है उसकी वसूली करना भी बैंक का काम होता है। विदेशी बिलों का भुगतान करना भी बैंक का काम होता है। कुछ ऐसे बिल होते हैं, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो कि विदेशों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो जो बिल रेज करेंगे विदेशों में, तो उनका भुगतान भी बैंक प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से जेवरात, ये सब लॉकर देना, व्यवसायिक संगठन की साख क्षमता को प्रमाणित करना। साख क्षमता क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है कि एक विश्वास है कि आप इतना पैसा दे सकते हैं या आपके पास इतना पैसा है। तो इस बात को प्रमाणित कौन करता है? बैंक करता है। वो आपकी नेटवर्थ यानी कि आपकी जो कुल कितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से आपको एक रेटिंग दे देता है, आपका एक साख दे देता है कि आप मतलब बिजनेस करने लायक व्यक्ति हैं, आपके साथ व्यवसाय किया जा सकता है। और किस अमाउंट का व्यवसाय किया जा सकता है? जिस अमाउंट की या जिस धनराशि तक बैंक ने आपकी साख बताई है। ठीक है, तो ये भी एक काम है बैंकों का। अब बैंकों द्वारा जो काम किए जाते हैं वो कहलाते हैं बैंकिंग कार्य। ठीक है, अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। बैंकिंग कार्य कहलाते हैं, तो बैंकिंग व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण सहायक सेवा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। बैंकिंग से संबंधित कुछ कानून भी हैं जो हमारे देश में बैंकिंग जो हम करते हैं, जो बैंकिंग करते हैं, वो एक कानूनों के दायरे में करते हैं, जिनके द्वारा बैंकिंग कार्यकलापों का नियमन किया जाता है, मतलब उनका नियंत्रण किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेशन किया जाता है। तो बैंकों पर सरकार का नियंत्रण रहता है, ये भी एक तथ्य है, ये भी आपको जानना चाहिए। इसके पश्चात है बैंकों तथा साहूकारों में अंतर। अब आपने पुरानी कुछ फिल्मों में देखा होगा, कुछ लोग साहूकार टाइप के लोग होते थे, लाला टाइप के, जो कि पैसा देते थे लोगों को और उनसे फिर पैसा वसूल करने में उनकी जमीनें जब्त कर लेते थे। कई प्रकार की आपने देखा होगा विपत्तियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता था जो साहूकारों से पैसा लेते थे। तो साहूकार ऐसे अमीर लोग होते हैं, ऐसे मनी लेंडर्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, वो होते हैं जो कि पैसा बैंकों की भांति दूसरों को ऋण पर देते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है? बैंक तो के जो दो प्रमुख कार्य हैं वो होता है जमा स्वीकार करता है और इसके आधार पर वो ऋण देता है। जो लोगों से पैसा उसने लिया उसको फिर दूसरे लोगों को ऋण के रूप में दे देता है, जमा और ऋण, ये दो काम होते हैं। लेकिन साहूकार क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ ऋण प्रदान करता है। कहाँ से? अपने निजी धन से। वो अपने निजी धन का उपयोग करता है ऋण देने के लिए। इसके पश्चात है, और वो प्राय अन्य व्यक्तियों से जमा धन स्वीकार नहीं करता है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि साहूकार दूसरों से पैसा नहीं लेता है, केवल पैसा देने का काम करता है। तो आइए इसके अंतर जो आपकी किताब में दे रखे हैं वो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है अस्तित्व। तो बैंक तो एक व्यवस्थित संस्थान है, एक इकाई है, जबकि साहूकार जो है एक व्यक्ति है खाली। ठीक है, तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि एक बहुत बड़ा संस्थान एक बहुत बड़ी इकाई होती है, जबकि व्यक्ति एक बहुत छोटी इकाई होती है। कार्यकलाप क्या होता है? कार्यकलाप क्या कैसे करता है? ये जमा धन स्वीकार करता है और ऋण देता है, जबकि जमा धन को स्वीकार करना साहूकार के कार्यकलापों में नहीं होता है, ये केवल और केवल ऋण देता है साहूकार जो होता है। इसके पश्चात है ग्राहक। तो ग्राहक जो बैंक के ग्राहक होते हैं वो जन साधारण वाले कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं और व्यवसायी भी हो सकते हैं। व्यवसायी भी बैंक के ग्राहक होते हैं, जबकि जो साहूकार है उसके जो ग्राहक होते हैं वे किसान और गरीब लोग होते हैं। अगला है जमानत, मतलब किस चीज़ के अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा। तो जो ये बैंक होते हैं ये मूर्त तथा व्यक्तिगत जमानत लेते हैं, मतलब इनको आप कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं या किसी और प्रकार से जमानत दे सकते हैं, जबकि जो साहूकार होते हैं वो केवल जेवरात और भूमि, जेवरात हो या आपकी लैंड हो, उसको गिरवी रखते हैं। आपने देखा होगा मूवी में कई बार वो लोग भूमि गिरवी रखवाते थे और उसको कब्जा कर लेते थे। इसके पश्चात है ऋण वसूली। ऋण वसूली की प्रक्रिया लचीली होती है। बैंक आपको पूरा टाइम देता है ऋण की अदायगी के लिए, कई किस्तें दे देता है, अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो कुछ और टाइम दे देता है। लेकिन साहूकार क्या करता है? इसकी प्रक्रिया बहुत सख्त होती है और दृढ़ होती है। ये आपने देखा होगा, ये जमीनों पे कब्जा भी कर सकता है। ब्याज की दर के बारे में बात करें तो साहूकार के पास तो ब्याज की कोई दर है ही नहीं। वो तो किसी भी कितनी भी ऊंची से ऊंची ब्याज की दर लगा सकता है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं है। जबकि जो बैंक होते हैं उनकी जो ब्याज की दर होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक है, जो कि सारे बैंकर्स का बैंक कहलाता है।
सारे बैंकर्स को जो चलाने का काम होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जिसको भी केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि बैंकिंग की भूमिका क्या है। सबसे बड़ी बात है कि बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है, ये बचत को प्रोत्साहित करता है और जो बचत है उसको कहाँ लगवाता है, उत्पादन कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाता है, व्यवसायियों की मदद करता है। इसके पश्चात है ये मध्यस्थ का काम करता है, मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजने में एक मध्यस्थ का काम ये करता है। इसी प्रकार से व्यावसायिक व्यवहारों को सुविधाजनक बनाता है, ईजी कर देता है चीज़ों को, अपनी सुविधाएं देके अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि के ऋण तथा अग्रिम भुगतान देता है, मतलब ये छोटी अवधि के लिए भी ऋण दे सकता है आपको और लंबी अवधि के लिए भी ऋण दे सकता है, आपको भी और व्यवसायियों को भी, किसी को भी ऋण देता है और अग्रिम भुगतान भी करता है। ऋण और अग्रिम में अंतर हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये दोनों एक प्रकार के ऋण ही हैं, एक प्रकार से आपको पैसा देता है बैंक। अगला है आयात और निर्यात व्यवहारों को सरल बनाता है, मतलब अगर आपको विदेशों से कुछ बिजनेस करना है, जो कि विदेशों से अगर कुछ सामान मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं और विदेशों को सामान भेजने को निर्यात कहते हैं। तो अगर आप आयात और निर्यात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, विदेशी मुद्रा के विनिमय में, मतलब एक्सचेंज करने में। अगर आपको कुछ फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना है या बाहर से पैसा मंगाना है, बाहर पैसा भेजना है, उस सब के लिए आपको बैंक की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ साथ किसानों, लघु उद्योगों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों तथा बड़े औद्योगिक घरानों को साख प्रदान कर राष्ट्रीय विकास में सहायक होता है। ये उनको क्रेडिट देता है और एक प्रकार से उनकी साख का निर्माण करता है, जो बैंक होता है। इसके पश्चात है उपभोग की टिकाऊ वस्तुओं, जैसे आप मकान ले लें, मोटर गाड़ी ले लें, ये सब के क्रय करने के लिए आपको ऋण कौन देता है? बैंक देता है। इजीली बैंक आपको लोन दे सकता है। तो ये सब काम भी बैंक करता है और इस प्रकार से व्यवसाय के लिए और आम आदमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम बैंक करता है। तो बैंकिंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है व्यवसाय के विकास में। अब हम पढ़ते हैं बैंकों के प्रकार। तो बैंक किस किस प्रकार के होते हैं? बैंक 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला है केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, विकास बैंक जो कि विकास के लिए पैसा देते हैं, सहकारी बैंक जो हमने एक सहकारी संस्था पढ़ी थी उसी का ही एक रूप है, सहकारी बैंक। इसके पश्चात है विशिष्ट बैंक जो कुछ स्पेशल टाइप के काम करते हैं, जैसे एग्जिम बैंक और सिडबी और नाबार्ड। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो दूसरी टाइप के बैंक हैं, उनके भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक। इसी प्रकार से जो सहकारी बैंक हैं उसके भी कुछ प्रकार हैं, प्राथमिक सहकारी समितियां, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक। तो आइए हम एक एक करके इन सभी प्रकारों को पढ़ते। सबसे पहले है केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक। तो केंद्रीय बैंक क्या काम करता है, जिसको कि भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देश की बैंकिंग प्रणाली के नियमन, मतलब किस प्रकार से आपको चलवाना है, आपको बैंक किस प्रकार से चलाने हैं, किस प्रकार से वो लोन देंगे, किसको लोन देंगे, कितना लोन देंगे, क्या रेट होगा लोन का, ये सब, और उसे निर्देशन, कंट्रोल करना कि किस प्रकार से सारे बैंक काम करेंगे। तो ये सब जो काम करता है उसको केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो सामान्य ये क्या करते हैं, सामान्य जनता के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। अगर मैं और आप जाएं और कुछ काम आरबीआई में करना चाहें तो हमारा कोई काम वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो सामान्य जनता के साथ व्यवहार नहीं करता है। वो ना आपकी जमा स्वीकार करेगा ना आपको लोन देगा। सरकारी बैंकर के रूप में काम करता है, मतलब सरकार के लिए एक बैंकर का काम भी करता है, सरकार को पैसा मुहैया कराता है, सरकार को लोन देता है, सरकार से जमा लेता है। ठीक है, दोनों प्रकार के काम करता है। सभी बैंकों के जमा खातों का रिकॉर्ड भी रखता है, सभी बैंकों में कितना पैसा है, कितना पैसा उन्होंने लोन पे दे रखा है, कितना पैसा उनके यहाँ जमा है, इस सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी आरबीआई रखता है। जो जिसको सेंट्रल बैंक कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई भी हम कह सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आवश्यकता पड़ने पर इन बैंकों को धन भी प्रदान करता है और जो धन वो प्रदान करता है उसके बदले में जिन बैंकों को धन प्रदान करता है उनसे ब्याज वसूल करता है और अन्य बैंकों को निर्देशन भी प्रदान करता है, उनको निर्देश देता है कि किस प्रकार से उनको अपने क्रियाकलाप चलाने हैं। तो एक केंद्रीय बैंक का काम होता है बैंकर्स बैंक उसको बोलते हैं।
और साथ साथ उनकी समस्या का समाधान भी निकालता है जो छोटे बैंक हैं उनकी। इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं क्योंकि ये बैंकों को लोन देता है, बैंकों से जमा स्वीकार भी करता है और बैंकों का एक तरह से ये बैंक की तरह काम करता है, बैंकों के लिए बैंक का काम करता है, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। अब है इसके बाद है सरकारी आय और खर्च का रिकॉर्ड भी रखता है, सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, कितना पैसा कमा रही है, इस सब का रिकॉर्ड भी आरबीआई रखता है। मौद्रिक एवं साख नीतियों पर परामर्श करता है, किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट ब्याज दर तय करनी है, किस प्रकार से कितना पैसा बाजार में डालना है, कितना पैसा रोकना है, क्या काम करना है, कितना विदेशी पूंजी होनी चाहिए, कितना विदेशी निवेश आ रहा है, इस सब चीज़ें जो हैं सारी की सारी नीतियों पर परामर्श भी देता है। ब्याज दरें भी निर्धारित करता है। पत्र मुद्रा मतलब नोट छापने का काम भी यही करता है, कितना नोट निकालना है, कितना नोट छपना है, कितना नोट चलाना है, कितना नोट परिचालन में डालना है, चलन के लिए ले जाना है, और देश में चलन के नियमन भी यही करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि केंद्रीय बैंक कितना महत्वपूर्ण है और कितने प्रकार के काम वो करता है। अब अगला है वाणिज्यिक बैंक, जिनको कि कमर्शियल बैंक भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये ऐसा बैंकिंग संस्थान होता है जो जनता से, आपसे, मुझसे जमा धन स्वीकार करता है तथा अपने ग्राहकों को अल्प अवधि यानी कि मध्यम अल्प अवधि यानी कि बहुत कम अवधि मतलब 1 साल 6 महीने, मध्यम अवधि मतलब 2 से लेकर 5 साल तथा दीर्घ अवधि मतलब 5 साल से भी ऊपर के जो लोन हैं, ऋण और अग्रिम प्रदान करता है। तो अब वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिसमें कि जो भारत सरकार है उसका मेन हिस्सा होता है, ठीक है, या आरबीआई का या भारत सरकार का, अधिकांश जो साझा है, जो हिस्सा है वो भारत सरकार या रिजर्व बैंक का होता है। इनको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी, ये बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। अगला है निजी क्षेत्र के बैंक। इसमें क्या होता है, इसमें जो पैसा लगता है, जो पूंजी अंश पूंजी लगाई जाती है, उसका अधिकांश भाग मतलब जो मेजोरिटी है वो निजी व्यक्तियों द्वारा अभिदत्त किया जाता है, मतलब निजी व्यक्तियों के पास होता है, वो सब्सक्राइब किए होते हैं। तो सीमित, और किस तरीके से पंजीकृत होता है, ये सीमित दायित्व कंपनियों के रूप में पंजीकृत रहते हैं। ये लिमिटेड कंपनियों के, जैसे हमने पढ़ा था सीमित दायित्व कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था, ये उसी रूप में पंजीकृत रहते हैं। इनके उदाहरण हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। इसी प्रकार से होते हैं विदेशी बैंक। ये विदेशी बैंक हमारे यहाँ रजिस्टर्ड तो होते हैं, पंजीकृत तो हमारे यहाँ ही होते हैं, लेकिन जो इनके हेडक्वार्टर हैं, जो इनका मुख्यालय है, जहाँ से कि सारे काम होते हैं, वो सब कहाँ होता है, विदेश में होता है, ठीक है, सारा कंट्रोल सब विदेश में होता है। तो इनको बोलते हैं विदेशी बैंक, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस और एचएसबीसी, ठीक है, ये दोनों विदेशी बैंक हैं। अब बात करते हैं विकास बैंक की, जिसको कि डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, ये जो व्यवसाय में कई बार क्या होता है, मध्यम से दीर्घ अवधि तक के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यवसायी होती हैं उनको बहुत लंबे समय के लिए भी ऋण चाहिए होता है, तो वो पूंजी वो कहाँ से जुटाते हैं, वो विकास बैंक के माध्यम से जुटाते हैं। अगर आप और या मैं, हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहें और बहुत लंबी अवधि के लिए हमको पैसे की आवश्यकता हो, तो हम विकास बैंक के पास जा सकते हैं। तो इस प्रकार की वित्तीय सहायता विकास बैंक प्रदान करते हैं और विकास के लिए अन्य उपायों को भी अपनाते हैं, जैसे कंपनियों द्वारा निर्गमित अंशों तथा ऋण पत्रों में अंशदान। मतलब ये विकास बैंक जो होते हैं, ये दूसरी कंपनियों के शेयर भी खरीदते हैं। जो शेयर होते हैं, एक तो अंशों के माध्यम से पूंजी जुटा सकती है, अपना शेयर बेच के कंपनी पूंजी जुटा सकती है, अपनी हिस्सेदारी बेचती है, या फिर ऋण पत्र भी निकालती है, जिसको डिबेंचर बोलते हैं इंग्लिश में। वो लोन के सर्टिफिकेट्स भी निकालती है, जिसको कि बैंक खरीद सकते हैं, और उन लोन के सर्टिफिकेट्स पे क्या होता है, गारंटी होती है कि कंपनी को पैसा वापस करना होता है एक निश्चित ब्याज के साथ। तो ऐसे चीजें भी विकास बैंक करते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हैं, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम और राज्य वित्तीय निगम भारत में विकास बैंक के उदाहरण हैं। जैसे मैंने अभी एक लोगो आपको दिखाया, ये भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम यानी कि IFCI का लोगो है। अब हम पढ़ते हैं सहकारी बैंक के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था कि सहकारी जो समितियां होती हैं वो क्या होती हैं, समान हित के लोग अपना एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक समिति का निर्माण करते थे, जिसको कि सहकारी समिति बोलते थे। इसी प्रकार से वित्तीय इकाई है, एक सहकारी बैंक ऐसी वित्तीय इकाई है जो अपने सदस्यों से संबंधित है, और ऐसे सदस्य हैं जो बैंक के स्वामी तो हैं ही हैं और साथ साथ उसके ग्राहक भी हैं। मतलब ये जो सहकारी बैंक होते हैं ये केवल अपने सदस्यों को ही लोन देते हैं, सदस्यों से ही जमा स्वीकार करते हैं। मतलब ये आम जनता के लिए नहीं है, केवल उन लोगों के लिए है जो सहकारी बैंक के सदस्य हैं या सहकारी समिति के सदस्य हैं, जिन्होंने इस बैंक को बनाया है, वो उसके मालिक भी हैं और साथ साथ इसके ग्राहक भी हैं, दोनों चीजें हैं।
तो सामान्यतः उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं अथवा एक ही पेशेवर वर्ग से संबंधित हैं अथवा समान हित रखते हैं। आपने भी कई बार अगर देखा होगा तो ऐसे बैंक आपको देखने में मिल जाएंगे। तो ये केवल अपने मेंबर्स को ही लोन देते हैं, उनका ही जमा स्वीकार करते हैं, केवल उनके साथ ही बैंकिंग सेवाएं उन्हीं को प्रदान करते हैं और अपने सदस्यों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला उपलब्ध कराते हैं। कई प्रकार के इनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ये कई प्रकार से जो सेवाएं हैं ये उपलब्ध कराते हैं आम जो अपने ग्राहक हैं, जो अपने सदस्य हैं उनको। तो सहकारी बैंकों के प्रकार क्या होते हैं? सहकारी बैंक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होती हैं प्राथमिक सहायक साख समितियां जो कि एक जिले के या गांव के लेवल पर काम करती हैं, सबसे छोटे लेवल पर काम करती हैं, जहाँ पे कि कई लोग मिलकर एक प्राथमिक साख समिति बनाते हैं। ये जो प्राथमिक साख समितियां होती हैं ये अपने सदस्यों को छोटा मोटा पैसा देने का काम करती हैं। और ये कहाँ से पैसा उठाती हैं? एक तो पैसा ये लेती हैं उन्हीं जो सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा जमा किया गया, कुछ सदस्यों ने जमा किया, कुछ सदस्यों को निकाल लिया, इस तरीके से इनका काम चलता है। या फिर ये जो दूसरे जो बड़ी सहकारी बैंक हैं उनसे भी इनको वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से होते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक जो कि पूरे देश के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि पूरे देश के जो सहकारी बैंक हैं उनका सहयोग करते हैं और उनको पैसा मुहैया कराते हैं। इसी प्रकार से हैं राज्य सहकारी बैंक। ये क्या होते हैं? इनका जो प्रचालन है ये पूरे राज्य के लेवल पर किया जाता है। बड़े बड़े जिलों में इनकी शाखाएं होती हैं, कई छोटे जिलों में भी इनकी शाखाएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये भी अपने जो सदस्य होते हैं उनको ही जो सेवा है वो उपलब्ध कराई जाती है इनके द्वारा भी। इसके पश्चात है विशिष्ट बैंक। अब कुछ स्पेशल टाइप के बैंक होते हैं, जैसे सबसे पहला है भारत का आयात निर्यात बैंक। हमने बात की थी आयात निर्यात क्या होता है, तो आयात निर्यात जो लोग करते हैं उन लोगों को जो पैसा मुहैया कराती है वो उसको बोलते हैं आयात निर्यात बैंक। ये उसका लोगो है। तो निर्यातकों तथा आयातकों को ऋण देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विषयों में सूचना प्रदान करता है। ये केवल ऋण भी देता है और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है उसके समय में सूचना भी प्रदान करते हैं। ये निर्यात तथा आयात के अवसरों, इनमें निहित जोखिमों तथा प्रतियोगिता आदि संबंधित जानकारी भी देता है। मतलब ये केवल ऋण ही नहीं दे रहा है, ये कई प्रकार से और सेवाएं भी दे रहा है और जो एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं उनकी मदद कर रहा है ताकि वो आयात और निर्यात का काम बढ़ा सकें। इसी प्रकार से दूसरा विशिष्ट बैंक है जिसको बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास निगम। आप इसके नाम से समझ रहे होंगे कि किसके लिए ये काम करता होगा? लघु उद्योगों के लिए। बिल्कुल सही। तो व्यवसाय अथवा उद्योग की लघु इकाई स्थापित करने के लिए आपको सिडबी आसान शर्तों पर ऋण देता है। अगर आपको कोई छोटा काम करना है, छोटी एक इकाई लगानी है तो उसके लिए आप सिडबी से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ ये लगाने के साथ साथ अगर आपको आपकी पहले से लगी हुई है उसका आप आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, उसको नया बनाना चाहते हैं, नवीन तकनीक का प्रयोग करने तथा विपणन संबंधी कार्यों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब विपणन समझते हैं आप, अपना माल आपको बेचना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए भी अगर आपको काम के लिए पैसे की जरूरत हो तो ये जो बैंक है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, ये आपकी मदद कर सकता है। इसका उद्देश्य होता है लघु उद्योगों का प्रसार करना, उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना तथा उनका विकास करना। ये चाहते हैं इस माध्यम से जो सरकार है वो चाहती है कि लघु उद्योगों का विकास किया जाए, उसकी सहायता के लिए उसने एक बैंक बना रखा है। इसके पश्चात जो अगला विशिष्ट बैंक है वो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसको कि शॉर्ट में नाबार्ड बोलते हैं। तो नाबार्ड में क्या है? इसमें कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने वाला केंद्रीय अथवा शीर्ष संस्थान होता है। ये किनको सहायता देता है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को। तो इसमें कृषि और अन्य कार्यों जैसे हथकरघा, बुनाई, मत्स्य पालन, मछली पालना, ये सारे कार्य जो हैं इनके लिए अगर आपको छोटी अवधि के लिए या दीर्घ अवधि के लिए कैसा भी आपको चाहिए हो, वो जो ऋण है या जो सहायता है, वित्तीय सहायता, वो आप नाबार्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते। अगला है वाणिज्यिक बैंकों के काम। अब वाणिज्यिक बैंकों के 2 काम होते हैं। एक होता है प्राथमिक कार्य, जिसके के अंतर्गत आता है जमा राशि स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना, और दूसरे हैं द्वितीयक कार्य, जो जमा राशि स्वीकार करना और ऋण के अलावा भी कई सारे काम जैसे लॉकर की फैसिलिटी देना, चेकों की फैसिलिटी देना, ये सब जो काम है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे के सारे द्वितीयक कार्य
कहलाते हैं। आइए पहले हम पढ़ते हैं वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य क्या है? सबसे पहला काम है जमा राशि स्वीकार करना। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। जमा की प्रकृति के अनुसार जमा की राशि पर ब्याज प्रदान किया जाता है। मतलब जमा की प्रकृति का मतलब है कितने समय के लिए आप जमा कर रहे हैं पैसा। तो जितना आप ज़्यादा अवधि के लिए जमा पैसा करेंगे उतना अधिक ब्याज आपको मिलता है। जमा राशि अर्जित ब्याज की रकम के साथ बढ़ती जाती है, वो ब्याज उस राशि में जुड़ता जाता है। अगला है ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण देना और अग्रिम प्रदान करना। ब्याज की दर, इसमें जो अब क्योंकि ऋण देते हैं तो ऋण भी बैंक ऋण जब देता है तो उसके बदले आपसे एक ब्याज लेता है क्योंकि उसकी आय होती है। तो वो ब्याज की दर जो होती है विभिन्न जमा राशि खातों जो जमा राशि जो स्वीकार करते हैं बैंक, उस पर जो ब्याज वो देते हैं उससे अधिक होती है जो वो लेते हैं। ब्याज की दर हमेशा ऋण के लिए ज़्यादा होगी और जमा राशि के लिए कम होगी। ऋण के केस में क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। सामान्यतः व्यापारिक बैंक अल्प अवधि ऋण ही देते हैं, मतलब छोटी अवधि के लिए ही ऋण दिया जाता है। अवधि ऋण 1 वर्ष से अधिक के लिए भी दिए जा सकते हैं। कुछ टेनर वाले जो लोन हैं वो लंबी अवधि के लिए भी दिए जा सकते हैं। संपूर्ण रकम एक मुश्त दी जाती है। अगर आप चाहें तो एक मुश्त ले लें और चाहें तो किस्तों में भी ले सकते हैं। साधारणतः कुछ परिसंपत्तियों की जमानत के आधार पर ये जो ऋण दिया जाता है, मतलब कुछ आपको प्रॉपर्टी या कोई और चीज़ आपको इनके पास उसके कागज आपको रखने होते हैं, उसके अगेंस्ट ये आपको उसकी जमानत लेते हैं। उसके आधार पर आपको जो लोन है वो उसकी राशि तय करते हैं और लोन आपको देते हैं। इसके पश्चात है अग्रिम। अब अग्रिम क्या होते हैं? अग्रिम एक साख सुविधा है, मतलब एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक अपने ग्राहक को प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, अग्रिम अल्प अवधि के होते हैं, मतलब इसको एडवांस बोलते हैं इंग्लिश में। ये छोटी अवधि के लिए दिए जाते हैं और ये किन कामों के लिए दिए जाते हैं? ये रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं व्यवसाय के, उनके लिए दिए जाते हैं। तो अग्रिम देने का उद्देश्य है व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करना। ब्याज जो इस पर लिया जाता है, ब्याज ली गई राशि पर लगाया जाता है, स्वीकृत राशि पर नहीं। जो राशि आपने इनसे विड्रॉ की है केवल उसी राशि पर आपको जो अग्रिम पर ब्याज है वो लिया जाएगा, जो पूरी स्वीकृत राशि है उस पर नहीं। तो ये जो अग्रिम है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नकद साख जिसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वो आपके अकाउंट में एक अमाउंट डाल देते हैं पहले से ही। उस अमाउंट में से जितना आप निकालते रहते हैं उस पर जो है ब्याज वो चढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी प्रकार से है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आप अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ऊपर निकाल सकते हैं। तो उससे ऊपर जब आप पैसा निकालेंगे, जितना खाते आपके खाते में है उससे जितना आप ओवरड्राफ्ट करेंगे, अधिविकर्ष करेंगे, उसी हिसाब से आपसे ब्याज लिया जाएगा और उतनी राशि पर आपसे ब्याज के साथ शुल्क लेना शुरू कर देगा, ब्याज लेना शुरू कर देगा बैंक जब आप ओवरड्राफ्ट करेंगे। उसकी भी एक लिमिट होती है, बैंक ये तय कर देता है कि आप कितना पैसा ज़्यादा निकाल सकते हैं। इसके पश्चात है बिल भुनाना। मतलब अगर आपको कुछ पैसा किसी एजेंसी से लेना है तो आप वो बिल बैंक को दे सकते हैं और बैंक आपको उसके बदले में कुछ पैसा दे सकता है, मतलब बिल का भुगतान आपको कर सकता है। और वो जो बिल है वो जिस एजेंसी से आपको लेना है वहाँ से बैंक खुद ले सकता है। तो इस प्रकार की सुविधा भी आपको एक तरह से कुछ पैसा मुहैया कराने के लिए बैंक देता है। ये तो हमने पढ़े वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिक कार्य। हम द्वितीयक कार्य जो है इसके वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम केंद्रीय बैंक के बारे में बात करेंगे और जो बाकी जो इस पाठ में रह गई चीज़ें वो भी हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर आपसे एक लास्ट में एक अनुरोध है कि आप अपने जो साथ वाले हैं या अपने जो परिचित हैं या दोस्त हैं, ऐसे हैं जो कि NIOS या किसी हिंदी बोर्ड से व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ आप हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ ले सकें। धन्यवाद।